तो बेटा अब आ गए हम वापस से सर्कल्स क्लास 9th के पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। शुरू की जो 3 एक्सरसाइज हैं वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, और सर्कल चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पार्ट होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मिस मत करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम वो है हमारे पास कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट। नाउ इस थ्योरम को एक बार पढ़ लो और इसका मीनिंग एक बार मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। थ्योरम कहती है कि भाई कोई भी अगर एक आर्क है सर्कल के अंदर, तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये आर्क है ए बी, ये ए और ये बी, ये ए बी एक आर्क है ना, तो तुम देख सकते हो ना ये आर्क है, दिस इज आर्क ए बी। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी। अब आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी का मतलब कि ये मान लेते हैं सेंटर है, तो आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल, मतलब बात हो रही है एंगल ए ओ बी की। एंगल ए ओ बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना ये डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का। अब आर्क कौन सी है हमारी, आर्क है हमारी ए बी, और रिमेनिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाएगा रिमेनिंग पार्ट। भाई ए बी अगर आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट मतलब आर्क के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, तो ये है रिमेनिंग पार्ट। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। मतलब ये जो एंगल है ये रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी सी ले लो, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ये थ्योरम है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी भी आर्क से वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। पहचानोगे कैसे, भाई एक एंगल सेंटर पे बनेगा, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनेगा, और दोनों एंगल सेम आर्क से बनते हैं, ए बी इज द आर्क। लेकिन जब हम थ्योरम कहते हैं तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो आर्क तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि ये माइनर आर्क ही होगी। तो अगर ये मेजर आर्क है, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो आर्क ए बी है, मेरी मर्जी है एनी आर्क बोला है, एन आर्क बोला है, एन आर्क मतलब एनी आर्क। तो अब हो सकता है कि मैं आर्क ले लूं ए बी, मेरे लिए ये जो आर्क है ये आर्क ए बी हो गया। अब आर्क ए बी से सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा लिया जाएगा, तो आर्क ए बी से सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो एंगल ए ओ बी नहीं लिया जाएगा, इस बार रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी लिया जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, हमारा मतलब होता है आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो जो आर्क की साइड सेंटर पे एंगल होता है ना वही कंसिडर करते हैं। तो आर्क ये है, इसका सेंटर पे बनने वाला एंगल, तो आर्क का सेंटर की तरफ एंगल कौन सा है, ये वाला है, ऊपर वाला नहीं लेना है, रिफ्लेक्स एंगल लेना है। और इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, भाई रिमेनिंग पार्ट है ये वाला। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये ए सी बी का डबल है। मतलब ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है। तो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये आर्क इसका सेंटर बनने वाला एंगल, ये रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। सेम चीज यहां भी देखो, ये हमारी आर्क है, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल है। बस यहां पर एंगल एओबी लिखना है और यहां पर रिफ्लेक्स एंगल एओबी कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना। अब ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हो सकता है एग्जाम में ये थ्योरम का प्रूफ एज इट इज आ जाए तुम्हारे पास। तो अगर ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती है ना तो सीधा 3 नंबर या 5 नंबर के अंदर आएगी। 5 नंबर में हो सकता है थ्योरम के साथ कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दे, पर 3 नंबर की ये थ्योरम एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। तो थ्योरम याद रखना, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले 3 केस लेंगे।
भाई आर्क बोला है तो तुम्हें पता थोड़ी है कौन सा आर्क है, तो तुम्हें पहले ए बी को लेना है माइनर आर्क। देखो यहाँ पर मैं आर्क ए बी की बात कर रहा हूँ, फिर ए बी को लेना है हमें डायामीटर, और फिर ए बी को लेना है हमें मेजर आर्क। तो तीन केस लेने हैं कि एक बार ए बी माइनर आर्क है, दूसरी बार ए बी सेमी सर्कल है, और तीसरी बार ए बी मेजर आर्क है। वैसे जब हम आर्क लिखते हैं ना तो इसके ऊपर ये आर्क का सिंबल लगाते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि ये आर्क है, वरना वो कॉर्ड मानी जाएगी। तो ये तीन केस लेने हैं और तीनों ही केस में प्रूफ यही करना है कि एंगल एओबी एसीबी का डबल है, एंगल एओबी एसीबी का डबल है, रिफ्लेक्स एंगल एओबी एसीबी का डबल है। तो तीनों केसेस में प्रूफ यही करना है। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो होगा ना वो होगा कि भाई सीओ को ज्वाइन करो और उसको थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर लो। तीनों में एक जैसा कंस्ट्रक्शन होगा। मुझे इस थ्योरम को 3 बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रूव मैं इसी से करूंगा, लेकिन प्रूफ वो सेम प्रूफ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें 3 बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर 3 बार ड्रॉ करना है। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल प्रूफ भी नहीं है, 3 फिगर है, बस ये ध्यान रख लेना, ये प्रॉपर 3 केस ले लेना। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ले लेता हूं एंगल 1, इसको एंगल 2, यहां पर एंगल 3 और यहां पर एंगल 4। इसी तरह यहां भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 सेम एंगल लेंगे ताकि जो फर्स्ट में प्रूव होगा वही सब में अपने आप प्रूव होता जाएगा, है ना। तो सेम एंगल लेना है। यहां पर भी देखो एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, सेम एंगल लेने हैं और इस पॉइंट को आर मार्क कर देते हैं। ये तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें इसकी प्रूविंग करनी है। प्रूविंग के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली ज्योमेट्री के ही थ्योरम्स लगेंगे। तो सबसे पहले देखो तुम ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल बीओसी को देखो। ट्राइंगल बीओसी में कुछ यूनिक दिखता है क्या तुम्हें? You can clearly see कि BOC is an isosceles triangle, isn't it? ट्राइंगल BOC को अगर तुम ध्यान से देखो, ये देखो ट्राइंगल BOC, इसमें ये दो साइड्स इक्वल है ना, OB और OC, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ट्राइंगल BOC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो प्रूफ सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BOC OB is equals to OC, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये पहला पार्ट हो गया। अब अगर OB इक्वल टू OC है, भाई किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो OB और OC बराबर हैं, तो OB और OC के सामने साइड्स कौन सी हैं, एंगल कौन से हैं, सॉरी, OB के सामने एंगल 1 है और OC के सामने एंगल B है। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन देंगे हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आएगा मेरा रीजन। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B आ गया। ऑल्सो इसी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो अब जरा ट्राइंगल को ध्यान से देखो, सी दिस ट्राइंगल, ये मेरा ट्राइंगल है BOC, ये मेरा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया है, तो इजंट इट कि एंगल 3 जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करके जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। मतलब जैसे अगर सपोज करो कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अब मैं एक किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दूं, जैसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ना इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल एक ट्राइंगल में दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल है ये एंगल A और B दोनों के मिलाकर उसके सम के बराबर है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ रहा है? ट्राइंगल तो BOC है, OC को प्रोड्यूस किया हुआ है, तो एंगल 3 एक्सटीरियर आ रहा है। तो एंगल 3 अगर एक्सटीरियर है तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? ऑपोजिट कौन से एंगल हैं 3 के ऑपोजिट? 1 और B। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है?
एंगल 3 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल बी। रीजन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of two interior opposite angles is equal to sum of two interior opposite angles. नाउ एंगल 3 किसके इक्वल आया? 1 प्लस बी, दोनों को मिला के। अब 1 और बी तो बराबर हैं, देखो अभी हमने प्रूव किया है। तो मैं एंगल बी की जगह पर क्या लिख सकता हूं? b की जगह पर एंगल 1 लिख सकता हूं। भाई 1 और b तो बराबर है तो मैं b की जगह 1 लिख लेता हूं। 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको उसका डबल प्रूफ करना है, AOB को ACB का डबल प्रूफ करना है। तो मुझे एंगल 3 और 1 जो रिक्वायर्ड एंगल है उनके पार्ट है वही क्रिएट करना है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। रीजन क्या देंगे भाई? इसका रीजन देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है हमने। तो उस हिसाब से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, है ना। ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 1। जैसे x प्लस x 2x होता है, इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 1 आ गया। अब इसको मार्क कर दो फर्स्ट। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, ये देखो एंगल 3 किसका डबल आया है? 1 का। इसी तरह मैं 4 को 2 का डबल प्रूफ कर सकता हूं। सेम तरीके से शो नहीं करना है। 3 1 का डबल आ गया तो 4 किसका डबल आएगा? 2 का। अब 3 1 का डबल है, 4 2 का डबल है, और मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड एंगल AOB ACB बन जाएगा। तो हमें क्या करना है अब मुझे लिखना है कि सिमिलरली, वापस से प्रूव नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 4 इज अ डबल ऑफ एंगल 2। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा 3 प्लस 4 कौन सा एंगल बन रहा है? ध्यान से देखो, 3 प्लस 4, 3 और 4 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? AOB बन रहा है ना, यही तो चाहिए था। और 1 प्लस 2 मिलके ACB बन रहा है, जो हमें चाहिए। तो वही एंगल्स बन रहे हैं जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो मैं 3 प्लस 4 की जगह क्या लिखूंगा? एंगल AOB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ 1 प्लस 2 की जगह पर एंगल ACB लिखूंगा। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल ACB आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा और ट्विस्ट है, वो ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई 3 प्लस 4 एंगल AOB, ठीक है, 3 प्लस 4 एंगल AOB ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड फिगर है उसमें 3 प्लस 4 एंगल AOB नहीं है। तो हमें क्या यूज करना है कि हमें लिखना है इन फिगर 1 एंड 2 ये चलेगा, और 3 प्लस 4 एंगल AOB नहीं है, 3 प्लस 4 रिफ्लेक्स एंगल AOB है। लेकिन किस में? ये सिर्फ थर्ड फिगर में है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इन फिगर 3, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसको पूरे को प्रूफ कर सकते हैं। ये देखो, इसका ये पूरा प्रूफ है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा इसका प्रूफ है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत सिंपल सा प्रूफ है। एक बार मैं इसको वापस से डिस्कस कर लेता हूं ब्रीफ में, ओरली, है ना। तो अब देखो जरा, फिर से देखो यहां पर, देखो एक बार हम 2 स्टेप में इसको पूरे को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले BOC आइसोसेलेस है, तो 1 किसके बराबर है? B के बराबर है। फिर एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल B। B की जगह 1 रखेंगे तो एंगल 3 आ जाएगा डबल ऑफ एंगल 1। सिमिलरली लिखेंगे कि भाई एंगल 4 डबल ऑफ एंगल 2 है। अब दोनों को ऐड कर दो और अपना आंसर ऑब्टेन कर लो। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक बार आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक बार एक्सटीरियर एंगल लगाया, खत्म। 2 बार प्रॉपर्टी लगानी है, ऐड करके आंसर आ रहा है तुम्हारा। तो दिस इज द वे यू कैन प्रूव इट, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से करके जाना, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं हम
इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं शुरू में। जैसे इस फिगर को देखो, ये फिगर तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें ओ सेंटर है और ये वाला एंगल 80 दे रखा है, एक्स निकालना है। अब देखो थ्योरम क्या कहती है कि एंगल ए ओ बी किसका डबल होगा, एंगल ए ओ बी डबल होगा एंगल ए सी बी का। प्रॉपर्टी थ्योरम लिखेंगे पूरा, थ्योरम 1। अब ए ओ बी कितना है 80, तो एंगल ए सी बी कितना निकल के आया, एंगल ए सी बी निकल के आया 40 डिग्री, 80/2। तो भाई ये 80 है तो ये 40 आएगा। सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है, ध्यान रखेंगे, सेंटर पर बड़ा एंगल बनता है डबल। यहाँ पर 80 है ना, तो यहाँ पर इसका आधा आएगा, 40 आएगा। सेंटर पर डबल होता है, मतलब सेंटर पर एंगल हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिर वही ओ सेंटर है और तुम्हें एक्स निकालना है। पर अब थोड़ा ध्यान दो कि ये जो एंगल सी बन रहा है, ये एंगल सी ये बन रहा है कौन से आर्क के अंदर, एंगल सी बन रहा है, ये बन रहा है इस आर्क में। मतलब ये एंगल कौन से आर्क का है, ये ए बी से बनने वाला एंगल है। एंगल ए सी बी जो मुझे निकालना है, ये ए बी से बनने वाला एंगल है। यहां पर ए बी कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है। मेजर आर्क है तो एंगल ए ओ बी यूज नहीं करेंगे डबल, ये वाला एंगल ए सी बी का डबल यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी। मतलब जो रिफ्लेक्स एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल ये है, ये ए से बी का डबल है। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है भाई, एंगल ए ओ बी है तुम्हारा 100, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालते हैं 360 माइनस एंगल ए ओ बी। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ रखा है। तो 360 माइनस 100 कितना आया, 260। तो ये 260 है इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी ये निकल के आया 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री है, इसको 50 मत लिखना। तो इसलिए सोच समझ के तुम x निकालना, स्पेशली अगर वो मेजर आर्क है। थोड़ा सा ध्यान दो मेजर आर्क पे, ये अलग होते हैं माइनर आर्क से, ऑब्वियसली अलग होते हैं। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखो हमें एक्सटीरियर एंगल सी निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये फिर से देखो, ये एंगल कौन से आर्क से बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ए बी से, तो इस आर्क से बन रहा है, और ये है फिर से मेजर आर्क। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ए सी बी का, ये वाला जो एंगल है वो ए सी बी का डबल होगा। तो मैं फिर से वही यूज करूंगा कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है, ये 120 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 360 में से माइनस करके, भाई पूरा 360 होता ना। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है 240 डिग्री का, ये 240 डिग्री का है, 360 में से माइनस करके दिखा दो। तो एंगल ए सी बी कितना निकल के आया, एंगल ए सी बी ये निकल के आया 120 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल भी 120 ही है, लेकिन मुझे ये थोड़ी निकालना है, मुझे तो एक्सटीरियर निकालना है x। तो यहां तुम देखो 120 और x मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो यहां पर मैं x निकाल लूंगा, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है। तो x कितना आया, 60 डिग्री का एंगल, तो x है 60 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। पर थोड़ा ध्यान रखें कि जो आर्क है वो माइनर है या मेजर है, इस चीज का खास ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है कि फिगर, फिर से एक फिगर दे रखा है और एंगल ओ निकालना है, और साथ में ए और बी दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये वाला एंगल डबल किसका होता है, सी का। ये सी का डबल होता है, सी मेरे पास है नहीं। तो पहले मुझे एंगल सी निकालना पड़ेगा ताकि मैं उसका डबल करके ओ निकाल सकूं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा कि मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन से सी ओ को ज्वाइन कर लेता हूं। अब देखो जो प्रूफ हमने यूज किया ना, वही यहां काम आने वाला है। ट्राइंगल बी ओ सी कैसा है,
है ना, ट्राइंगल बी ओ सी हम देख सकते हैं ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बी ओ सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओ बी इक्वल टू ओ सी है, इसको एंगल 1 मार्क कर लो, ये 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज सॉरी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। भाई ये आइसोसेलेस है, ये वाला ट्राइंगल जो अभी हमने प्रूव किया था, ये देखो ये दोनों इक्वल साइड्स है ना, तो आइसोसेलेस है, मतलब 1 किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो एंगल 1 कितना हो गया, 30 डिग्री। इसी तरह ट्राइंगल ए ओ सी में, है ना, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल 2 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल ए के, एंगल ए कितना है, 20। तो एक तरह से देखो भाई, ये तुम्हारा 30 है तो ये भी 30 हो गया, देखो ये 30 है तो ये भी 30 हुआ, और ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, ये 20 है और ये 30 है, तो पूरा ACB कितना हो गया, 50 डिग्री। ये 50 है तो सेंटर पे कितना बनेगा, ऑब्वियसली उसका डबल, यानी कि 100 डिग्री का एंगल बन जाएगा सेंटर पे। इस तरह से हमें थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि ए बी एक सर्कल की कॉर्ड है एंड विच इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो ए बी है ना, ये बराबर किसके है, ये रेडियस के बराबर है। तो एक तरह से देखा जाए तो ए बी किसके बराबर है, ओ ए और ओ बी दोनों के बराबर है। तो अगर ए बी ओ ए और ओ बी दोनों के बराबर होती है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, गिवन है ये तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि ट्राइंगल ए ओ बी कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी ये कितना होगा, 60 डिग्री का। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो एंगल ए ओ बी 60 आएगा। अब निकालना क्या है, तो अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अब देखो, ये तो आर्क ए बी है हमारा, इसका सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। अब बात करते हैं, तुम्हें बोला है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द मेजर एंड द माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कौन सा है, यहां पर ये जो पिंक है ना, ये है तुम्हारा मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है। तो वो कह रहा है कि भाई मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में कोई भी एक एंगल सबटेंडेड निकालो। तो मैं पहले मेजर सेगमेंट में एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर सी, ये सी। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड इन द मेजर सेगमेंट। तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, उसका हाफ, 30 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड इन मेजर सेगमेंट है ना, एंगल सबटेंडेड इन मेजर सेगमेंट कौन सा है, वो है एंगल ए सी बी। और ए सी बी ये कैसे निकलेगा, एंगल ए ओ बी का हाफ, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। सेंटर पे डबल होता है तो वहां पे ऑब्वियसली हाफ आएगा, तो मेजर सेगमेंट में कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब माइनर सेगमेंट का एंगल, तो इस कॉर्ड का माइनर सेगमेंट का है नीचे, तो मुझे माइनर सेगमेंट का एंगल निकालना है, मतलब एंगल ए डी बी निकालना है। आई हैव टू फाइंड एंगल ए डी बी। अब एंगल ए डी बी किसका हाफ होगा, एज यूजुअल रिफ्लेक्स एंगल का हाफ होगा। तो हम यूज करेंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, क्योंकि भाई ये जो एंगल बन रहा है ये मेजर सेगमेंट से बन रहा है, तो इससे ये रिफ्लेक्स का हाफ होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है, ये 60 है तो ये 300 हो गया ना, 360 में से, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 300, यानी कि 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये 300 है तो ये कितना आएगा, 150 आएगा। इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन
सिर्फ वही थ्योरम नहीं है हमारे पास करने के लिए, हमारे पास करने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये एक तरह की जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी कि भाई एंगल सबटेंडेड सेंटर डबल होता है, उसकी एप्लीकेशन है। किस तरह से? देखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब है कि डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनने वाला कोई भी एंगल। अब देखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब अगर मैं डायमीटर बनाता हूं ए बी, तो ये क्या है? ये सेमी सर्कल हो गया। अब एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब इस सेमी सर्कल के ऊपर कहीं पर भी, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, अगर हम एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मतलब अगर ए बी डायमीटर है, तो ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल को बोला जाता है एंगल इन अ सेमी सर्कल। मतलब डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल इन सेमी सर्कल है। अब एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। और क्यों होता है 90 डिग्री का एंगल? ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है कि हमने अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा कि एंगल ए ओ बी सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। अब अगर ए बी डायमीटर है तो उसका सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना है? 180 है। और अगर ये 180 है तो एंगल ए सी बी कितना निकल के आया? ये सी कर देते हैं इसको, पी को। ये ए सी बी, ये हमारा एंगल निकल के आया है 90 डिग्री का। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल राइट एंगल क्यों है? क्योंकि सेमी सर्कल से सेंटर पे 180 बनता है, तो रिमेनिंग पार्ट में उसका आधा यानी कि 90 बनेगा। मतलब अगर कहीं भी किसी भी सर्कल के अंदर तुम्हें डायमीटर दिखे, डायमीटर से बनता हुआ कोई एंगल दिखे, तो वो एंगल इन सेमी सर्कल है। मतलब अगर जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर से कहीं भी सर्कल पर एंगल बन रहा होगा तो ये एंगल इन सेमी सर्कल बोला जाएगा। और प्रॉपर्टी से ये क्या माना जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल माना जाएगा। चलो, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये फिगर दे रखा है और इसमें ए बी तुम्हें दे रखा है कि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है और तुम्हें इसमें एंगल ए 72 डिग्री दे रखा है और एक्स यानी कि एंगल बी तुम्हें निकालना है। अब यहाँ पर ए बी क्या दे रखा है? डायमीटर। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे कि भाई एंगल ए सी बी ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है। कैसे पहचानना है? डायमीटर के दोनों एंड से अगर कोई लाइन आ रही है और सर्कल के ऊपर एंगल बना रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ए से बी कितना हुआ? 90 डिग्री का। रीजन दोगे तुम? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन हम देंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल। और अब ट्राइंगल ए सी बी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना है? 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ देखो, एंगल ए कितना है? 72। एंगल बी मुझे निकालना है, एक्स माना हुआ है। और एंगल सी अभी हमने निकाला 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल से। तो उस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो x निकल के आता है 18 डिग्री का। मतलब एंगल बी कितना है? 18 डिग्री का एंगल है। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल है तो क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये ध्यान रखें। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ AC एंड BD आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं जो इसने बोला उस हिसाब से। AC और BD ये दोनों क्या हैं? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल है। तो भाई ये एक डायमीटर बना लिया, ये हमने दूसरा डायमीटर बना लिया। ठीक है, कौन कौन से डायमीटर हैं? AC और BD ये दोनों डायमीटर हैं। ये ऑब्वियसली फिर O सेंटर हो गया। अब तुम्हें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो बन रहा है वो रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ये क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये रेक्टेंगल बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायमीटर दे रखा है। कौन सा डायमीटर है? तुम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायमीटर कौन सा है? AC। तो हम लिखते हैं भाई AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल।
रीजन भाई डायमीटर क्या वो तो दे रखा है ना, गिवन है डायमीटर है। एक बार के लिए बीडी को भूल जाओ, है ना, उड़ा देते हैं बीडी को एक बार। एसी डायमीटर है, अभी अगर एसी डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल से एंगल बी कितना हुआ, एंगल बी ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री का। इसी तरह अगर एसी डायमीटर है तो एंगल डी ये भी कितना हुआ, ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई देयर फोर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। अब एसी को छोड़ो, अब बात करते हैं बीडी की, है ना, लेटेस्ट टेक टॉक अबाउट बीडी। तो ये मैं बीडी बनाता हूं, ये बीडी। अब बीडी डायमीटर दे रखा है, बीडी डायमीटर है तो उस हिसाब से एंगल ए ये 90 डिग्री का हो गया, इजंट इट भाई। एंगल इन सेमी सर्कल से बीडी डायमीटर दिख रहा है और ये भी 90 है एंगल इन सेमी सर्कल से। तो हम फिर से लिखेंगे कि भाई बीडी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 आ गया एंगल इन सेमी सर्कल। तो उस हिसाब से इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 के हो गए, ए और सी 90 हो गया, बी और डी 90 हो गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 हैं, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। और रीजन दे देंगे साथ में कि भाई चारों एंगल हमने 90 प्रूव कर दिए हैं, चारों 90 प्रूव कर दिए हैं तो रेक्टेंगल हो गया ये इस हिसाब से। तो इस तरह से हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। रेक्टेंगल प्रूव करने की सबसे सिंपल कंडीशन है कि उसके चारों एंगल 90 के कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड डी। दो सर्कल हैं, फिगर तुम्हें सामने दे रखा है, ये ए और डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों ए और डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब साथ में तुम्हें एक चीज और भी दे रखी है कि ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। तो इस सर्कल का, मैं इसको सर्कल को C1 मार्क कर लेता हूं, इसको C2, मतलब बड़ा सर्कल C1 है, छोटा वाला सर्कल C2 है। तो C1 का डायमीटर है AB और C2 का डायमीटर है AC। तो वो कह रहा है कि भाई AB और AC दोनों सर्कल के डायमीटर्स हैं। तुम्हें प्रूव करना है कि जो पॉइंट D है वो लाइन BC के ऊपर लाई करता है, पॉइंट D लाइज ऑन BC। अब देखो पहले तो ये समझे क्या गिवन है और यूज कैसे करना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखे हैं डायमीटर, डायमीटर दे रखे हैं मतलब एंगल इन सेमी सर्कल लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमें D लाइज ऑन BC प्रूव करना है। ये कैसे होगा कि भाई D लाइज ऑन BC, D BC पर लाई करता है, ये शो करने के लिए मुझे BDC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना होगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई BDC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब D जो है वो BC के ऊपर है। अब BDC को स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल 180 है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ये। भाई BD तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, DC भी स्ट्रेट लाइन है, BDC एक स्ट्रेट लाइन होने के लिए हमें एंगल D पर 180 करना पड़ेगा। भाई किसी भी पॉइंट पर अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है मतलब वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से देखो, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे एंगल को क्या करना है, 180 करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? तो AB डायमीटर है तो ये 90 हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल से, AC डायमीटर है तो ये 90 हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल से। तो अगर दोनों 90 मिलकर 180 बना ही देंगे तो मतलब ये लीनियर पेयर के कन्वर्ट से स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। डायमीटर जब दे रखा है ना किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले एंगल इन सेमी सर्कल देखा करो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, AB इज, फिगर के अंदर C1 C2 मार्क कर लेना, AB इज डायमीटर ऑफ C1, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट मार्क करते हैं, रीजन देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। अब फिर दूसरे सर्कल में देखें डायमीटर कौन सा है भाई, AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब पहले AB डायमीटर था तो उससे ये 90 मिल गया,
है ना। तुम खुद देखो भाई, ये डायामीटर है, तो डायामीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो ये 90 का हो गया। उस हिसाब से ये भी डायामीटर है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे अब AC इज डायामीटर ऑफ C2, therefore angle ADC is also 90 degree. Reason same, angle in semicircle, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो ADB प्लस एंगल ADC कितना निकल के आता है, 90 प्लस 90 180। तो हम ये कह सकते हैं therefore BDC is a straight line, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो D lies on BC। तो इट इज लाइक कि अगर तुम्हें ये इस तरह का कुछ प्रूव करना है कि D lies on BC, तो D पर तुम्हें 180 डिग्री बनाना होगा। D पर 180 डिग्री बन गया तो समझ लो D lies on BC हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायमीटर से 90, इस डायमीटर से ये 90, सम 180 हो गया ये स्ट्रेट लाइन। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, रादर अगले थ्योरम के ऊपर। अगला थ्योरम है हमारा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये सेम सेगमेंट के एंगल्स क्या होते हैं, तो देखो सेम सेगमेंट के एंगल्स का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें एक आर्क है AB, अब इस आर्क से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाता हूं तो वो रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। लेकिन अगर मैं दो एंगल्स बनाऊं और दोनों ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनाऊं, दोनों ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बने, तो फिर ये जो दो एंगल्स बनते हैं ना C और D, इन्हें बोला जाता है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, और ये इक्वल होते हैं। इसमें भी ये भी एक तरह की एप्लीकेशन है कौन सी थ्योरम की, फर्स्ट थ्योरम की, कि भाई अगर हमारे पास एक सर्कल में सेंटर पे एंगल बनता है किसी आर्क से, तो वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। तो उस हिसाब से अगर सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है O, है ना, मैं कंस्ट्रक्शन से AO और BO को ज्वाइन कर लेता हूं, ये AO BO को ज्वाइन कर दिया। अब देखो वो फर्स्ट वाली थ्योरम के हिसाब से एंगल AOB किसका डबल है, एंगल ACB का डबल है, इसको फर्स्ट मार्क कर लो। और उसी थ्योरम के हिसाब से एंगल AOB एंगल ADB का भी डबल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर LHS इक्वल है तो फिर RHS भी इक्वल होगा, और इससे मुझे मिल जाएगा ACB इक्वल टू ADB। इन्हें बोला जाता है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ये हम प्रॉपर्टी की तरह ही, मतलब रादर थ्योरम की तरह यूज करते हैं कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब कैसे पहचानोगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल है, तो अगर सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, एक एंगल अगर सेंटर पे बन रहा है एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं एक आर्क से, और दोनों ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बन रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ये एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट हैं और ये इक्वल होते हैं। तो पहचानो, फर्क समझो, एक सेंटर पे है एक सर्कल पे है तो ये डबल है, लेकिन अगर दोनों ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हैं इन्हें बोला जाता है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लो, दोनों को अच्छे से देख लो कि भाई कहाँ पर कौन सा एंगल यूज करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंड दीज टू प्रॉपरली। दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं तो वो सेम सेगमेंट हैं। तो अब इस पर बेस भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये देखो आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि एंगल ABC 55 डिग्री है, तो एंगल ADC निकालना है। तो यहां तुम देख सकते हो ना कि एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल ADC के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, ये भी 55 होगा। रीजन, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। पहचानना बहुत आसान है, तुम्हें बस ये देखना है कि जो लाइंस आ रही है एंगल की, दोनों, ये दोनों देखो A और C से आ रही है, मतलब ये एंगल किससे बन रहा है, आर्क AC से बन रहा है, और ये दूसरा एंगल है ये भी आर्क AC से बन रहा है।
तो दोनों एंगल्स आर्क AC से बन रहे हैं, इसलिए ये बराबर है, इन्हें एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट बोला जाना है। ठीक है, इस तरह से हम पहचानते हैं। चलो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये फिगर में तुम्हारे सामने कुछ एंगल्स दे रखे हैं, यहां पर बोला एंगल DAB 68 डिग्री है, फिगर दे रखा है। तो DAB कौन सा एंगल हुआ? ये 68 डिग्री का है। और एंगल DBA 42 है। DBA ये वाला एंगल 42 है। अब तुम्हें फाइंड करना है एंगल C। अब देखो एंगल C कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एंगल C तो आ रहा है ट्राइंगल ABC में, लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास ABC के एंगल ही नहीं है, क्योंकि ये एंगल ABC का है ही नहीं, ABC में तो पूरा आना है, और ये पूरा भी ABC में नहीं आता, तो ABC के एंगल मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे जो एंगल दे रखे हैं वो एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं ट्राइंगल ADB में। तो ये दोनों ही एंगल्स ADB में आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ट्राइंगल ADB में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D निकाल सकता हूं, और अगर मैं एंगल D निकाल सकता हूं तो सेम सेगमेंट से D और C दोनों क्या हुए? बराबर हो गए। इस तरह से मैं एंगल C निकाल सकता हूं। तो मुझे पहले ट्राइंगल ADB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है कि भाई एंगल D प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल DAB कितना है? एंगल DAB है 68, क्वेश्चन में दे रखा है। DBA कितना है? 42, ये भी दे रखा है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन के आता है 110, तो एंगल D निकल के आता है 70 डिग्री का। तो एंगल D यानी कि ये वाला एंगल 70 निकला है। अरे भाई एंगल D अगर 70 है तो सेम सेगमेंट से C भी 70 डिग्री हो गया। तो हम एंगल D निकालेंगे और लिख देंगे भाई एंगल C इक्वल टू एंगल D, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो एंगल C किसके बराबर है? एंगल D के बराबर है, यानी ये भी 70 डिग्री का है एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से सेम सेगमेंट हमें यूज करनी है। ठीक है, चलो आई होप सेम सेगमेंट वाली चीज जो है वो क्लियर है अपने पास। अब सेम सेगमेंट का चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। इस फिगर के अंदर तुम्हें ये एंगल दे रखा है 130, ये 25 और x निकालना है। थोड़ा सा मैं फिगर को एनलार्ज कर लेता हूँ। ये है मेरे पास 25, ये 130 और ये x निकालना है। तो तुम क्या करो, x निकालना है। देखो फिर से x जो है वो कौन सा एंगल है? एंगल D है। अब मेरे पास जो एंगल है उनको यूज करके देखते हैं। पहले 130 डिग्री का दे रखा है एंगल, तो 130 डिग्री से मैं ये दोनों एंगल निकाल सकता हूं, दोनों 50-50 के होंगे लीनियर पेयर से। तो मैं अगर इस एंगल की बात करूं, मैं इसको जो जो एंगल हम निकालेंगे मैं येलो से लिख देता हूं। तो ये वाला एंगल 50 निकल के आएगा। क्यों? अरे ये देखो ना बेटा, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो इसका सम क्या होगा? दोनों का 180 होगा ना। तो उस हिसाब से ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। तो अब यहां देखो, ये जो ट्राइंगल है ACP, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के मुझे दो एंगल्स मिल गए हैं, और अगर दो मिल गए हैं तो तीसरा भी मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर मुझे 25 मिल गया, 50 मिल गया, तो एंगल C कितना आया? है ना, सीधी सी बात है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो एक एंगल अगर मेरा 25 है, ये वाला 50 है, तो ये वाला एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा 105। तो एंगल C अगर 105 निकल के आता है तो एंगल D जो है वो भी 105 डिग्री हो जाएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें एंगल्स निकालने हैं भाई। अब यहाँ पर मुझे एक डायमीटर नहीं दे रखा है ना, ध्यान रखना, AB डायमीटर नहीं दे रखा, ना मैंने सेंटर बना रखा था O, और ना क्वेश्चन में मैंने बताया कि डायमीटर है। तो एंगल इन सेमी सर्कल यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है डायमीटर होना जरूरी है। तो फिर हमें दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी। इस तरह से हम एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट यूज करेंगे। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो भाई पहले तो बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है
ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाया करते हैं। तो अगर मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ABCD, इसे बोला जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD विल बी कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और थ्योरम क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी हो चारों पॉइंट, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा। तो A और C मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह B और D मिलकर भी 180 बनाएंगे। अब ऐसा क्यों कि भाई A प्लस C मिलके 180 क्यों बना रहे हैं और B प्लस D मिलके 180 क्यों बना रहे हैं? तो उसका सिंपल सा हम लोग एक प्रूफ बना लेते हैं कि हम लोग पहले मार्क करते हैं सेंटर। ये मार्क कर लेते हैं, सपोज सेंटर है। अब AO और CO इसको ज्वाइन कर लो सेंटर से। ये AO और CO सेंटर से हमने ज्वाइन कर लिया, ये हो गया। अब जरा देखो, ये जो एंगल है ना AOC, एंगल AOC ये डबल है एंगल ADC का, इजंट इट? भाई अभी बार बार हम लोग एक ही थ्योरम यूज कर रहे हैं, सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल है। तो एंगल AOC डबल है एंगल ADC का, ठीक है। अब कैसे, चलो फिर से देख लो एक बार, इसको मैं हटा के दिखाता हूं। अब जरा देखो, इजंट इट कि ये एंगल किससे बन रहा है? आर्क AC से बन रहा है। तो आर्क AC से सेंटर पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, इजंट इट? तो ये हो गया हमारे पास एंगल AOC डबल ऑफ एंगल ADC। अब जरा ये वाला एंगल देखो, ये किसका डबल है? ये B का डबल है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेम रीजन की वजह से कि रिफ्लेक्स एंगल AOC किसका डबल है? ये एंगल ABC का डबल है। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC, ये LHS ऐड हो गया, है ना? एक मिनट, ये हमारा LHS ऐड हो गया। अब इज इक्वल्स टू RHS में क्या है? डू कॉमन ले लेते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, मतलब एक्चुअली D प्लस B की बात हो रही है। तो AOC प्लस रिफ्लेक्स AOC, ये पूरा एंगल AOC और रिफ्लेक्स AOC मिलकर कितना बनाता है? 360 बनाता है। इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ADC को एंगल D लिख लेते हैं और ABC को एंगल B लिख लेते हैं। तो ये जाके डिवाइड होगा तो एंगल B प्लस एंगल D कितना निकल के आता है? 180 निकल के आता है। तो ये प्रूव हो गया कि भाई एंगल B प्लस एंगल D 180 है। अब एक पेयर तो 180 हो गया, लेकिन तुम्हें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। भाई ABCD चारों मिलके 360 बनाते हैं, जिसमें से अगर दो 180 बना रहे हैं तो बाकी दो 180 बनाएंगे ही। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी एंगल सबटेंडेड सेंटर वाली, उसके बाद फिर ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर इसका प्रूफ पूछते हैं तो तुम्हें सिंपल कंस्ट्रक्शन करके AO-CO ज्वाइन करो और उसके बाद सिंपल एंगल सबटेंडेड सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा दो। इस तरह से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें दे रखा है कि एंगल A 110 है, एंगल D 85 है, ये 2y प्लस 15 है, 5x प्लस 10 है, और क्वेश्चन में बोला है x और y की वैल्यू निकालो। तो यहां तुम देखो ABCD चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर हैं, चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। मतलब मैं पहले लिखूंगा कि भाई एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस सम 180। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो A कितना है? 110 प्लस C कितना है? 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 180। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5x निकल के आता है 120, उधर जाके माइनस हुआ 60, तो x निकला
12 डिग्री। तो x की वैल्यू है 12 डिग्री। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी का सम 180 करोगे तो y आ जाएगा। y निकालना तुम्हारा काम है, y निकालो, कमेंट्स में लिखो कि तुम्हारा y क्या निकल के आ रहा है। अब ऐसा ही एक और सिमिलर बट डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सिमिलर बट डिफरेंट का मीनिंग क्या है, अभी देखो समझ में आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई ही निकालना है, पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर a दे रखा है 2x प्लस 12, तो भाई ये है 2x प्लस 12, और b दे रखा है x प्लस 36, ये है हमारा x प्लस 36। c दे रखा है y प्लस 8, तो ये हो गया y प्लस 8, और d है 2y माइनस 26, तो ये है 2y माइनस 26। अब x और y निकालना है, तो तुम बोलोगे भाई क्या मुश्किल है, यहाँ पर x प्लस वाई या एक्स वाई निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम हम यूज कर सकते हैं 180। कैसे कि भाई यहाँ पर फिर से देखो, एंगल a प्लस एंगल c कितना है, 180 है, तो a कितना है 2x प्लस 12, c y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 180। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा निकल के आता है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई 2x प्लस वाई 160 अगर आ रहा है तो x और y कितना होगा, उसके लिए अब मुझे आना होगा दूसरे पेयर के ऊपर। दूसरे पेयर में देखते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D कितना है, 180 है, तो B की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 36, D की जगह पर 2y माइनस 26 इज इक्वल्स टू 180। तो इसको सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 26 प्लस का 10, प्लस का 10 वहां जाके माइनस होगा, तो x प्लस 2y ये हो जाएगा 170। ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे x और y निकालना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालूंगा और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे, इसमें से मैं जो वैल्यू तुम्हें आसान लगे वो निकाल लो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में से y बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, फ्रैक्शन भी नहीं आएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से y निकल के आता है 160 माइनस 2x, ये फर्स्ट। अब ये जो y की वैल्यू निकली है, फर्स्ट में से निकाली ना तुमने, सेकंड में डालो। तो सेकंड में ये x प्लस 2, फिर y की जगह पर लिखो 160 माइनस 2x। ये इस तरह से, भाई ये x एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, y की जगह 160 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x जो है वो निकल कर आ जाएगा, ये 2 इंटू 160 और 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 170। ये हो गया माइनस का 3x इक्वल टू 170 माइनस 320 विच इज माइनस 150। तो सॉल्व करके x आ रहा है 50। अब अगर x 50 है तो x की वैल्यू रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन y क्या निकला था, 160 माइनस 2x, तो ये निकलेगा 160 माइनस 2 इंटू 50। तो 160 माइनस 100, y आ गया 60 डिग्री। तो x 50 और y 60 है। अब अगर तुम्हें सिर्फ बोला होता कि x और y निकालो तो ये निकल जाएगा x और y, लेकिन अगर तुम्हें बोला होता कि एंगल्स भी निकालो, फिर ये जो x और y की वैल्यू निकली है इसको पुट करके इन एंगल्स में तुम्हें एंगल्स निकालने पड़ते। जैसे a कितना निकलेगा, 2 इंटू 50 कितना हुआ, 100, 100 प्लस 12, 112 डिग्री। इसी तरह b निकलेगा 50 प्लस 36, 86 डिग्री, और फिर वैल्यू पुट करके इसी तरह c आता है 68, और फिर d, वैसे तुम d ऐसे निकाल दो, b प्लस डी 180 से, तो ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 94 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल्स भी निकल जाएंगे। तो जब हमें पता पड़ ही गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो इस पर बेस्ड कुछ और प्रूविंग के या फिर कुछ अलग तरह के वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास एंगल MBN 15 है। अब MBN ये कौन सा एंगल हुआ, ये वाला, तो ये 15 डिग्री का है, और एंगल BCD ये 70 है, तो BCD ये हुआ 70 डिग्री का,
और तुम्हें एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज दे रखी है, वो कि भाई ये जो लाइन बी एन है वो सी डी के पैरेलल है। अब लाइन बी एन अगर सी डी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर देखें कि ये जो सी डी है और ये बी एन है ये पैरेलल है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या काम कर रही है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल सी बी एन निकल के आता है ये आ जाएगा 70 डिग्री का अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। तो पूरा एंगल एम बी सी, आउटर एंगल एम बी सी, ये कितना निकल गया, ये बन गया हमारे पास 70 प्लस 15 यानी कि 85 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये 85 डिग्री का पूरा एंगल बन गया है। अब मुझे निकालना है एंगल डी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, देखो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को प्रोड्यूस करते हो तो जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। ट्राइंगल में क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये अगर एक्सटीरियर है तो एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये पूरा कितना बन के आ रहा है यहाँ पर 85 डिग्री, तो ये भी 85 हो जाएगा। तो एंगल ए डी सी ये बन जाएगा हमारा 85 डिग्री का। रीजन देंगे एक्सटीरियर एंगल। और सपोज करो कि तुम एक्सटीरियर एंगल नहीं भी यूज करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये 85 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा लीनियर पेयर से 95, और ये 95 है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होने से ये 85 आ जाएगा। आएंगे तो ये बराबर ही, सम 180 की प्रॉपर्टी दोनों में एप्लीकेबल है। भाई देखो ये दोनों एंगल्स है ना, एक बार देख लो यहाँ पर, ये x और y मिलकर 180 बनाते हैं, x और z मिलकर भी 180 बनाते हैं, तो y तो z के बराबर होगा ही। तो इसलिए ये पूरा अगर 85 डिग्री बनता है तो फिर एंगल D जो है वो भी 85 डिग्री निकल कर आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक नई प्रॉपर्टी भी पढ़ ली तुमने, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब अगर हम आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ इसी तरह का है, वैल्यू ही निकालनी है इसमें एंगल DBC दे रखा है 55 डिग्री। तो DBC ये वाला एंगल हो गया 55 डिग्री का, और BAC 45, BAC ये 45 डिग्री का एंगल है। अब तुम्हें एंगल BCD और CAD निकालना है। तो पहले BCD देख लेते हैं। BCD कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो हमें ये एंगल निकालना है सबसे पहले। नाउ कोई भी थ्योरम लगाने से पहले फिगर के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, हमें कई बार समझ नहीं आता कि कौन सी थ्योरम लगानी है। तो तुम देखो क्या इस फिगर के अंदर सेंटर दे रखा है, नहीं, मैंने AC और BD डायामीटर्स हैं ऐसा तो बोला ही नहीं। आई नेवर सेड AC एंड BD आर डायामीटर्स, ये तो डायगोनल्स है। अब क्योंकि ये डायगोनल्स हैं तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी वो सेंटर पे मीट करेंगे, कहीं भी मीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब AC और BD ये डायगोनल्स हैं, कहीं सेंटर नहीं पता। अब तुम्हें सेंटर नहीं पता तो एंगल सबटेंडेड सेंटर नहीं लगा सकते तुम डायमीटर वाली थ्योरम नहीं लगा सकते, एंगल इन सेमी सर्कल। तो बचता क्या है लगाने के लिए, बचता है हमारे पास एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो यूज करेंगे। तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट अगर मैं देखूं तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट के हिसाब से ये वाला एंगल देखो BAC, ये किसके बराबर आएगा, BDC के बराबर आएगा। दीज आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, इजंट इट। दोनों आर्क BC से बन रहे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल ये हो गया 45 डिग्री का। अब जरा देखो इसकी क्या हेल्प मिली। तो एक बार के लिए अब इसको छोड़ो और इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स तुम्हें मिल गए हैं। ट्रायंगल BCD के दो एंगल मिल गए तुम्हारे पास। 55 पहले से था, 45 ये आ गया। तो अब तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल C, पूरा एंगल BCD ये तुम निकाल सकते हो।
तो 45 और 55 मिलकर हो गए 100, 100 हो गए तो एंगल सी पूरा कितना आया, ये आ गया 80 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब लेकिन एक और एंगल पूछा है इसमें, सी ए डी। तो सी ए डी ये कौन सा एंगल है, तो अब हम सी ए डी को देखते हैं। सी ए डी इज दिस वन, ये सी ए डी है। लेकिन जरा ध्यान से देखो तो सी ए डी और सी बी डी ये दोनों तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट ऑलरेडी हैं। सी ए डी और सी बी डी ये दोनों भी तो एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट है। तुमसे कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, एक बार देखो जरा, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। तुमसे पूछ रहे हैं, देखो ये रिमूव किया, हाँ अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट है कि नहीं है, देखो सेम आर्क से बन रहे हैं ना, इजंट इट। तो ये 55 है तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से तुम दोनों एंगल्स निकाल सकते हो। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सेंटर पता है तो फिर एंगल सबटेंडेड एट सेंटर और एंगल इन सेमी सर्कल पहले वो सोचो। और अगर सेंटर नहीं पता है जैसे ये है तो पहले एंगल्स इन सेम सेगमेंट और साइक्लिक और लिटरल ये दोनों पहले सोचो। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करो। पूरे चैप्टर का वीडियो तो मैंने बना दिया है, लेकिन अब ये पूरा वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए अब प्रूविंग के जो क्वेश्चन है ना उसे हमें पार्ट 3 में लेना होगा। तो अभी इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और प्रूविंग के लिए फिर पार्ट 3 का वेट करो। विद इन 2 और 3 डेज यू विल गेट पार्ट 3 ऑफ चैप्टर सर्कल्स ऑल्सो। और एक और चीज़, अगर तुम्हें क्लास 9th के सारे वीडियोस एक ही जगह पर चाहिए तो फिर एलिट की ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करो, तुम्हें सारे वीडियोस मैथ्स के साइंस के जो भी हैं क्लास 9th के एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ऐप में फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ सारे वीडियोस अवेलेबल है।